हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त होंगे। मैं आपका अपना आयुष सर आप सभी के लिए जेईई एडवांस के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स रिलेटेड चीज़ें लेकर के आया हूँ, कुछ टॉपिक्स लेकर के आया हूँ जिसको समझना ज़रूरी है और उससे रिलेटेड हम लोग सवाल भी एक देख लेंगे जिससे कि हमारा कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को। और सेशन रिलेटेड क्या चीज के है आइए देखते हैं। सेशन रिलेटेड है पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जिसको हम लोग कंपीटिंग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि मान लीजिए आपके पास एक रिएक्टेंट है और ये रिएक्टेंट के कारण बी भी बन रहा है और साइमल्टेनियसली सी भी बन रहा है। मतलब रिएक्टेंट एक ही है और इसी रिएक्टेंट से आपका बी का फॉर्मेशन भी हो रहा है और साइमल्टेनियसली सी भी बन रहा है बेटा। तो यहां पर मान लो इसको होने में इसका जो रेट कांस्टेंट है आपका K1 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, बोलो जल्दी से, ये हो जाएगा K2। ऊपर वाले का K1 है और नीचे वाले का क्या हो जाएगा, K2 हो जाएगा। बोलो यहां तक कोई दिक्कत की बात है क्या? तो आई होप तुम्हें यहां तक कोई दिक्कत की बात नहीं नजर आ रही होगी। क्लियर? तो अब यही एक रिएक्टेंट है जो ये दोनों साइमल्टेनियस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो अगर मेरे से कोई पूछेगा व्हाट इज द नेट वैल्यू ऑफ K, तो K इस पैरेलल रिएक्शन का क्या हो जाएगा, K बराबर क्या हो जाएगा, K1 प्लस K2। ये आपका K का इक्वेशन निकल करके आया गया। क्लियर है? अब इसी में आपसे नेक्स्ट सवाल और एक पूछ लेता है कि बताओ B का क्या प्रतिशत बन रहा होगा, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ B फॉर्म्ड। दिस विल बी K1 बाई K1 प्लस K2 इंटू 100। वहीं आपसे पूछ लेगा परसेंटेज ऑफ C फॉर्म्ड, क्या बोलोगे, K2 बाई K1 प्लस K2 इंटू 100। लेकिन ये तब, ये सारे फॉर्मूलास तब लगेंगे, कंडीशन पता होना चाहिए कि A के आपके पास कितने मोल होंगे, 1 मोल होगा। मतलब 1 मोल ऑफ A इज पार्टिसिपेटिंग इन द रिएक्शन, तब ये सारे फॉर्मूलाज वैलिड है। और इसके 1 मोल से इसका 1 मोल बन रहा हो और इसका 1 मोल बन रहा हो, तभी ये फॉर्मूलाज एप्लीकेबल होगा। बच्चों देखो दिक्कत कहां आती है, फॉर्मूलाज पता होता है लेकिन यही नहीं पता होता है बच्चों को कि कहां लगाना है कहां नहीं लगाना। क्लियर है? अच्छा, ये बात तो हम लोगों को चीजें समझ में आ गई। मान लीजिए x मोल आपके पास था, जो जितने भी 10 मोल 20 मोल जितने भी आपका कंसंट्रेशन हो, मान लो स्टार्टिंग में आपका कंसंट्रेशन कितना है A का, A0, और इसके बाद सिर्फ x अमाउंट या x मोल ऑफ A इज रिएक्टेड। तो ये x मोल आप कैसे निकालेंगे, ये तो पर लीटर था, 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1 लीटर से, तो ये आपको मोल दे देगा। लेकिन ये x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो इनिशियली आपके पास A0 था, ड्यूरिंग द रिएक्शन कुछ पार्ट कम हो गया, कम होने के बाद कितना बचा, तो हम, ये कब था, जब t बराबर 0 था, और जब t बराबर t होगा तब क्या होगा, AT बराबर A0 e टू द पावर माइनस KT। आ रहा समझ में ये कहां से आया, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से निकल करके आ रहा है। बहुत मजेदार चीज आपको बताने वाला हूं डेप्थ में एकदम। तो ये आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्यों फर्स्ट ऑर्डर, क्लियर है? हम लोगों को जो पैरेलल रिएक्शन देखना है वो कौन से ऑर्डर को फॉलो कर रहा होगा, फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो कर रहा होगा। क्लियर है? तो यहां से आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के हिसाब से ये पता चल गया कि टाइम t A कितना है, दैट इज A0 e टू द पावर माइनस KT। ठीक, अब ये x क्या है, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया। तो इनिशियल आपके पास A0 था और जिस टाइम t पे आप चेक कर रहे हैं उस टाइम t पे आपके पास A का कितना कंसंट्रेशन है, A0 e टू द पावर माइनस KT है। तो कितना रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया होगा, x। तो ये x बराबर क्या हो जाएगा, A0 माइनस A0 e टू द पावर माइनस KT, और ये k क्या है, ये नेट k का वैल्यू होगा। तो यहां पर आप x का वैल्यू क्या लिख सकते हो, A0 को क्या कर लेंगे कॉमन, 1 माइनस e टू द पावर माइनस K1 प्लस K2 इंटू t। बोलिए यहां तक कोई दिक्कत की बात है क्या, यहां तक कोई दिक्कत की बात है क्या? नहीं। अब आपको यहां तक चीजें समझ में आ गई। अगर यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई डियर, तो एक बात समझना यहां पर कि आपका B कितना बनेगा, तो B आपका इंटू 100 इसलिए कर रहे थे परसेंटेज निकालने के लिए। मान लीजिए परसेंटेज नहीं निकालना है, तब B फॉर्म्ड
बी फॉर्म्ड कितना होता, अगर 1 मोल होता तो हो जाएगा K1 बाई K1 प्लस K2। तो फॉर x मोल, अगर x मोल रिएक्ट किया A का, तब B कितना बनेगा इस पैरेलल रिएक्शन में, तो जब K1 बाई K1 प्लस K2 इंटू एक्स। अब आप सोच लीजिए इस x के जगह आप क्या लिखेंगे, इस x के जगह ये लिखेंगे। उसी तरीके से C के लिए भी निकालना होगा, K2 बाई K1 प्लस K2 इंटू एक्स। x के जगह पे आप क्या लिखेंगे, ये लिखने वाले। बोलो यहां तक आया क्या समझ में, यहां तक आ गया, क्लियर हो गया। लेकिन ये सारी कंडीशन तब के लिए है जब इसका 1 मोल से इसका भी 1 मोल बन रहा हो और इसका भी 1 मोल बन रहा हो, तब के लिए है ये सारे कंडीशंस, तब के लिए है। और इसी कंडीशन के लिए हो सकता है आपको बोल दे कि आप हाफ लाइफ पीरियड के बारे में बताइए। तो मान लीजिए इसका हाफ लाइफ पीरियड कितना है, T1 है, इसका हाफ लाइफ पीरियड T2 है, तो नेट हाफ लाइफ पीरियड क्या होगा, T इफेक्टिव हाफ लाइफ पीरियड क्या हो जाएगा, 1/T1 प्लस 1/T2। देखो इतने तरह के सवाल बन सकते हैं। हो सकता है आपसे एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में पूछ ले, EA नेट कितना होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि इस रिएक्शन के लिए हो सकता है कि EA1 हो जाए इसका एक्टिवेशन एनर्जी, इसका एक्टिवेशन एनर्जी EA2 हो जाए। तो इस केस के लिए आपका नेट एक्टिवेशन एनर्जी क्या निकल करके आ जाएगा, EA1 इंटू K1 प्लस EA2 इंटू K2 डिवाइडेड बाई K1 प्लस K2। ये आपका EA नेट निकल करके आ जाएगा। क्या आपको ये सारी बातें क्लियर है क्या, ये सारी बातें आपको क्लियर है क्या। हाँ, इसी पैरेलल रिएक्शन में सवाल और मजेदार बन सकता है, सवाल और मजेदार बन सकता है कि मान लीजिए आपके पास ये A है, ये यहां पर M अमाउंट मोल्स ऑफ B बन रहा है और N मोल्स ऑफ C बन रहा है। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 है। मतलब अब इसके 1 मोल से इसका 1 मोल नहीं बन रहा है, इसके 1 मोल से इसका 1 मोल नहीं बन रहा है, इसके 1 मोल से इसका N मोल बन रहा है और इसके 1 मोल से इसका M मोल बन रहा है। तो मेरी बात को समझना, इस A के कंसंट्रेशन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो अगर हमसे कोई पूछेगा आफ्टर टाइम T AT क्या होने वाला है, तो मैं AT वही बोलूंगा, क्या A0 e टू द पावर माइनस KT, और KT के जगह पे क्या आ जाएगा K1 प्लस K2 इंटू T। इस पे कतई कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जो फर्क पड़ेगा वो किस पे पड़ने वाला है, B के और C के कंसंट्रेशन में। अब B कितना हो जाएगा, M K1 बाई K1 प्लस K2। C कितना हो जाएगा, N K2 बाई K1 प्लस K2। लेकिन ये कब के लिए ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है, जब 1 मोल A कंप्लीटली रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, तब के लिए ये एप्लीकेबल है। तो अगर मान लीजिए x मोल कर रहा है तो अगेन वही बात, B क्या हो जाएगा, M K1 बाई K1 प्लस K2 इंटू एक्स। C कितना हो जाएगा, N K1 बाई K1 प्लस K2 इंटू एक्स। और x का वैल्यू कैसे निकाले थे आपको पता है, वही हो जाएगा x का वैल्यू क्या, A0 1 माइनस e टू द पावर माइनस K1 प्लस K2 इंटू T। क्लियर है क्या यहां तक। अच्छा, अभी जो भी हम लोगों ने निकाला एग्जैक्ट मोल, एग्जैक्ट B का कंसंट्रेशन निकाल, हमसे पूछ लेता परसेंटेज क्या है, इन्हीं सब में क्या कर देता, इन्हीं सब में क्या कर देता, इन्हीं सब में मल्टीप्लाई कर देता बेटा। अरे मल्टीप्लाई विथ 100, 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देता। बोलो यहां तो कोई दिक्कत की बात है क्या, नहीं। आई होप तुम्हें यहां तक चीजें क्लियर हो गई होगी, कब कौन सा कंसेप्ट लगाना है, कैसे नहीं लगाना। सिंपली मैंने नहीं पढ़ा दिया अरे ये फॉर्मूला रट लो, ये फॉर्मूला रट लो। कब लगाना है फॉर्मूला याद होना बढ़िया बात है, लेकिन कब किसको कहां लगाना है ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है।
तो आई होप तुम्हें ये पैरेलल रिएक्शन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो। आइए इससे रिलेटेड एक सवाल भी कर ले अपन। आपको क्या बोलता है, फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर पैरेलल रिएक्शन, एक फर्स्ट ऑर्डर पैरेलल रिएक्शन है, बोलेंगे सर सेकंड ऑर्डर दे दिया तो नहीं देगा, क्योंकि जो आपके सिलेबस में होगा उसी से रिलेटेड सवाल आएंगे ना। इसका K1 और इसका K2, इसका K1 का वैल्यू क्या दे दिया 4, इसका K2 का वैल्यू क्या दे दिया 2 पर मिनट, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये K1 और K2 का वैल्यू कब के लिए है, 300 केल्विन के लिए। इफ द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ, इसका भी एक्टिवेशन एनर्जी आपको दे दिया है, इसका भी एक्टिवेशन एनर्जी आपको दे दिया है, इसका एक्टिवेशन एनर्जी हो जाएगा 30,000, इसका एक्टिवेशन एनर्जी हो जाएगा 38,340। द टेम्परेचर एट विच बी एंड सी इज ऑब्टेन्ड इज इन इक्विमोलर रेशियो। अब आप यहां पर फॉर्मूला अगर ध्यान से देखें, अगर आप इन फॉर्मूलास को ध्यान से देखते हैं जरा भी, है ना, तो आप देख रहे हैं ना ये B का परसेंटेज है, मतलब इक्विमोलर होने के लिए आपका K1 को K2 के बराबर होना पड़ेगा, आपका K1 को K2 के बराबर होना पड़ेगा। तो हमको एक ऐसा टेम्परेचर T2 निकालना है, क्योंकि ये सारा तो T1 पे हो रहा है, दैट इज 300 केल्विन। मतलब हमको T2 पे इस K1 को चेंज करना है और K1 डैश तक पहुंचना है, और इस K2 को चेंज करना है T2 पे जाके, और इसको K2 डैश बनाना है, कुछ इस तरीके से बनाना है कि ये K1 और K2 बराबर हो जाए, तभी इक्विमोलर मिक्सचर का फॉर्मेशन हो सकता है, इक्विमोलर रेशियो में B एंड C का फॉर्मेशन हो सकता है। क्या ये बात आई समझ में? अच्छा, आपने टेम्परेचर चेंज किया, रेट कांस्टेंट चेंज हो जा रहा है, तो उस रेट कांस्टेंट का वैल्यू आप ऐसे तो नहीं निकाल सकते, उसको निकालने के लिए आपको आर्हीनस इक्वेशन का यूज करना पड़ेगा। अब आर्हीनस इक्वेशन क्या कहता है, आर्हीनस इक्वेशन क्या कहता है, जल्दी से बताना। आप उसको ऐसा नहीं लिख सकते क्या, K2 by K1 इज इक्वल्स टू E टू द पावर माइनस EA by R 1 by T2 minus 1 by T1 by T1 into T2। कोई दिक्कत की बात है क्या? नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इसी इक्वेशन को हम एक बार इस पहले वाले रिएक्शन के लिए लगाएंगे और इसी इक्वेशन को एक बार इस दूसरे वाले के लिए लगाएंगे। तो जब हम A से B के लिए लगा रहे हैं, when we are using it for फर्स्ट रिएक्शन, क्या निकल करके आ जाएगा, सोचो जरा। तो आपका ये जो K2 है ना, एक्चुअली में क्या हो गया K1 डैश, और ये K1 को K1 रहने देना, और ये हो जाएगा E टू दी पावर माइनस EA का वैल्यू कितना है बेटा 30,000, R है 8.314, ये हो जाएगा T2 पता नहीं, T1 है 300, और ये हो जाएगा T2 इंटू 300। इस K1 के जगह पे क्या लिखोगे, K1 क्या है आपका 4, तो K1 डैश आपका क्या निकल करके आ जाएगा 4 इंटू E टू द पावर माइनस 30,000 बाई 8.314 T2 माइनस 300 बाई T2 इंटू 300। क्लियर है क्या? उसी तरीका से हमको K2 डैश निकालना है। क्या निकालना है? K2 डैश। तो K2 डैश डिवाइडेड बाई K2 क्या लिखोगे, E टू द पावर माइनस EA बाई R T2 माइनस T1 इंटू T2। बोलो कोई दिक्कत की बात है क्या? तो K2 डैश पता नहीं, K2 पता है हमें 2 है, E टू द पावर माइनस EA बाई R T2 माइनस T1 बाई T1 इंटू T2। इसके वैल्यूज ही लिख लें अपन फटाफट, है ना। आओ इसके वैल्यूज को ही हम लोग फटाफट लिख ले। तो ये हो जाएगा 38,314, यही है ना शायद, देख लो एक बार, 38,314 डिवाइडेड बाई माइनस 8.314 1 बाई T2 पता नहीं, T1 हो गया 300, T2 इंटू 300 आंसर। तो यहां से आपका K2 डैश क्या निकल करके आ जाएगा 2 इंटू E टू द पावर माइनस 38,314 बाई 8.314 1 बाई T2 माइनस 300 T2 इंटू 300। बोलो यहां तक कोई दिक्कत की बात है क्या? यहां तक कोई दिक्कत की बात है क्या? एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
K1 डैश जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, K2 डैश के। K1 डैश क्या चीज के बराबर हो जाएगा, K2 डैश के। तो K1 डैश आपका क्या है, 4E माइनस 30,000 बाई 8.314 इंटू T2 माइनस E टू द पावर माइनस T2 माइनस 300 बाई T2 इंटू 300। और इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2E टू द पावर माइनस 38314 डिवाइडेड बाई 8.314 इंटू T2 माइनस 300 डिवाइडेड बाई T2 इंटू 300। क्लियर है क्या? अब बस आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और सॉल्व करके आपको T2 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। जब आप T2 का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो इट विल बी 378.74 केल्विन। तो ऑप्शन आपका क्या सही होगा, ए, बी, सी और डी में से यस, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। इसके बाद कुछ नहीं है, मैथमेटिक्स है, यहीं पर केमिस्ट्री आपकी खत्म हो जाती है। क्लियर है? तो आई होप आप सभी को मजा आया होगा इस पैरेलल रिएक्शन के कॉन्सेप्ट को समझ करके। और अगर मजा आया है ना तो फटाफट लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दो। एकदम परफेक्ट जेईई एडवांस लेवल का कंटेंट आपको यहाँ पर मिलने वाला है जेईई एडवांस तक। इज इट क्लियर? चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और जबरदस्त तरीके से अपने तैयारी को आगे बढ़ाते रहिए। बाय बाय।